देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं थाना कसोवाल में। यहाँ पर एक अंधुनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने मासूम बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। पहले तो उन बच्चों की जिंदगी का चिराग गुल करने के दर पे था, बाद में उन बच्चों की उन वीडियोस को वायरल करके उनके लिए लम्हा शर्मिंदगी भी पैदा किया। पहले कसूर में ऐसा सान्या हुआ तो हर तरफ हलचल मच गई, लेकिन क्या ऐसा कोई गिरोह कसोवाल में भी काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड है कौन? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस मामले की हकीकत क्या है, ये शख्स कौन था और जिन बच्चों के साथ ये हुआ वो मासूम बच्चे इसके शिकंजे में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप लोग इलाके के मौजूद शहरी हैं, आप लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंडेड शख्स था, ये आप लोगों के इलाके में रहने वाला था? ये बेसिकली तो अकबाल नगर का है, लेकिन इसने ना पेंटर की दुकान बनाई हुई है उधर अकबाल नगर, सॉरी 90 मोड़ में। ठीक है। तो हमारे बच्चे, आपको पता है जो तालीम का म्यार है, जो बेरोजगारी का मसला है, तो छोटे बच्चे इसके पास भेजे थे काम सीखने के लिए कि पढ़ाई के साथ कुछ काम कर ले। लेकिन ये दरिंदा शख्स इंसान, इसने अपने ओहदे का भी गलत अपना नजायज फायदा उठाया। उस्ताद और ये नसूर, ऐसे नसूर होते हैं जो माशरे का सबसे बड़ा नसूर होते हैं। और ये किसी भी मुआशरे की बदकिस्मती है कि इस तरह का मोतबर दर्जा किसी ऐसे शख्स के पास हो जो ज़हनी तौर पर मुजरिम हो, गुनहगार हो, जिसको ये तालीम ही उसके अंदर ना हो कि उसको जो दर्जा दिया गया है वो कितना मोतबर है। उस्ताद का दर्जा जो है पैगम्बराना दर्जा है। तो उस्ताद, आप किसी भी चीज के उस्ताद हो, आप तालीम किसी भी चीज के दे रहे हो, आपने सिखाया तो मौला अली का कौल है, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो भाई उस्ताद के दर्जे का तो आप सोच भी नहीं सकते, और उस दर्जे को आप कैसे पामाल करते हैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा फिर एक तो ये कह लिया ना आप जो बता रही हैं, एक तो एक मुकद्दस पेशे का ये समझ ले कत्ल हुआ है। बिल्कुल। उस्तादा पे है ना शक आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो मैं आपके जो चैनल की वजह से आला काम से अपील करूंगा कि जो ये नसूर ऐसे बने हुए हैं, चाहे किसी शोबे में, उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि जो माजी में ज़ैनब से वाकयात हुए हैं उनका रोकथाम हो सके। बिल्कुल हो सके। आपके तो रिश्तेदार भी हैं वो? जी जी, हमारे रिश्तेदार हैं बच्चे। क्या मामला क्या था? बस मामला यही था कि ये स्कूल के बाद इनके पास कुछ थोड़ा बहुत सीखने के लिए जाते थे, पेंटिंग सीखने के लिए जाते थे। तो कुछ देर के बाद इसने ना कभी कभी मतलब झूठ बोलकर बच्चों को वर्ग लगाकर दूसरी जगह ले जाता था। उस जगह जो दरिंदगी करता था तो बस वो तो आप लोगों को बात सामने कैसे आई? बच्चों ने बताया? कुछ बच्चों ने भी बता दिया, कुछ इनकी वीडियो जो बनाता था वो वायरल हो गई। वो काफी मतलब ना ग्रुपों में घूम गई, तो हलचल पैदा हो गई। तो कुछ बच्चों ने भी बता दिया बाद में कि हमारे साथ ये शख्स ऐसा करता था। या अल्लाह। इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये हैवान है, इंसान नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इंसान नहीं है, हैवान है। दिखने में इंसान जैसा है तो क्या हुआ? अगर उसकी फितरत हैवानों वाली है तो उस शख्स को इंसानी मुआशरे में रहने का तो यकीनन हक नहीं है। और अगर वो इंसानी मुआशरे में रहना चाहता है तो उसको हुदूद क़ुयूद में रहना है। और अगर इंसान हुदूद क़ुयूद भूलता है तो उसको सिखाना अव्वलीन फरीजा है कानून के रखवालों का। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जो कुछ इन बच्चों के साथ हुआ अलमनाक है, बेशक जुबान से वो लफ्ज निकल नहीं पाता, क्योंकि पहले कसूर की हुदूद में ऐसा वाकया हुआ था और हलचल मच गई थी। हमारे इलाके के लिए बायस शर्म है जो ये हुआ, और पॉपुलर हुआ, ये इलाका बदनामी के बायस बना हुआ। कसूर के बाद कुछ चौधरी या कसोवाल का नाम आया, तो इसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है बच्चों के साथ। ये उस्ताद बन के शिकंजों के साथ ऐसा करता है, इसको तो वाकई सजा बहुत देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, माँ बाप डर गए हैं किसी भी उस्ताद के पास अपने बच्चे को भेजने में, खा वो उसको तालीम दे रहा हो, खा वो कोई हुनर सिखा रहा हो। अब माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को आखिर तालीम हुनर कैसे दिलवाई जाए। लड़के थे, ये सोच के भेजा था कि लड़के हैं, पर जिन्होंने इज्जत पामाल करनी थी, उनकी जिंदगियों को रोंदना था, उन्होंने नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की, उन्होंने बर्बाद कर डाला।
تو ایسے لوگ جو معاشرے کا نسور ہیں، عوام ان کے لیے سراپا احتجاج ہے، اور بھی لوگ ہم سے جانتے ہیں کہ شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، سزا کس طرح سے ملنی چاہیے، کیونکہ ایک علاقے میں خوف و ہراس ہے، ایک سوگ کا سما ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اور ان کا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ کیا انہیں قانون پہ اعتماد ہے؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ؟ ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ سب کے سامنے ان کو لٹکا دینا چاہیے. عبرت ہونا چاہیے. عبرت ہونی چاہیے سب کے لیے، دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. ایسا واقعہ نہ ہو. کیوں جی، آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ جی سر، جی یہی کہتا ہوں. عبرت کا نشان بننا چاہیے. بننا چاہیے. کیوں جی؟ جی بالکل سزا ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ آگے جی. جی ان کو سزا ملنی چاہیے ان کو. اچھا قادری صاحب، آپ نے تو موقع پہ پہنچ کے فوری طور پر دیکھا اس سارے معاملے کو، ویڈیوز جب سامنے آئیں، وائرل ہوئیں، آپ تک بھی بات آئی، آپ نے ظاہر ہے ہمارے لیے، آپ پکار کے لیے کام بھی کرتے ہیں، تو ہم نے جب آپ سے تمام ڈیٹیلز مانگی تو آپ نے ہر طرف جا کر تمام لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی کہ معاملہ کیا تھا. انیشلی لوگوں نے کیا بتایا، اس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے تھے، اس شخص کو، اس کے بارے میں علاقے میں کیا مشہور تھا، اور یہ فرار ہو گیا تھا کیونکہ یہ میں نے سنا خود بچوں کا باپ ہے. جی بالکل، یہ شادی شدہ ہے اور بچوں کا باپ ہے. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے اس کا کوئی واقعہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا، لیکن یہ تقریباً 4 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ بدفعلی کر چکا ہے، زیادتی کر چکا ہے. اور پہلے تو یہ ان کی ویڈیو بناتا تھا، اور دوسرے بچوں سے جو ہے نا وہ ساتھ والے بچوں سے ان کی ویڈیوز بنوا کے نا، تو وائرل ہونے کا معاملہ جو ہے وہ کسی بچے نے ہی وائرل کر دی. سوشل میڈیا پر جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ایس پی صاحب نے فوری نوٹس لیا اور اے ایس پی اور ایس ایچ او صاحب کو حکم صادر کیا کہ وہ ان کو فوری گرفتار کریں. وہ تو یقیناً گرفتار ہو گیا. جب آپ لوگ اسپاٹ پہ گئے اور آپ لوگوں نے اس وقت وہاں پر دیکھا کہ وہ معصوم بچے ہیں، کم عمر کے بچے ہیں، ان بچوں سے یقیناً اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آن کیمرہ میں نہیں بات کر سکتی نا، ان بچوں کو سامنے سب کو بھی نہیں لا سکتی، لوگ ڈر جاتے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں. ان بچوں کو جب آپ نے پہلی بار دیکھا تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے ڈر ڈر کے کیا بتایا؟ کیونکہ اب تو ان کو حوصلہ ہو گیا نا کہ ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے. اس وقت پہلی دفعہ میں تو حوصلہ نہیں تھا ان کے پاس. جی بالکل، بچے بہت سہمے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس نے بچوں کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا ہوا تھا. یہ پیسے بھی لیتا تھا ان بچوں سے؟ جی بچوں سے پیسے نہیں، لیکن یہ ان کو جو ہے نا وہ سکھانے کے حوالے سے جو اپنی دکان سے اپنے گھر لے جاتا تھا اور ورگ لا کر جو نا ان سے وہ بدفعلی کا جو ہے نا. یہ ویڈیوز وائرل اس نے خود کی یا اس کے موبائل میں سے ڈیٹا چوری ہوا؟ نہیں، وہ اس کے موبائل سے ڈیٹا چوری ہوا ہے. یہ خود اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لا علم ہے. لیکن یہ ہے کہ جو 3-4 بچے ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے نا اس کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ درندہ صفت انسان جو ہے نا وہ آج کیفر کردار کو پہنچنے کے قریب ہے. بالکل کیفر کردار کو پہنچنے کے قریب ہے. میں یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہروں کی صورت میں کام کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ بچے اپنی چیز خود ہی لیک آؤٹ کریں گے. میں سمجھتی ہوں اس پہ پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. پاسبل ہے کہ یہ کسی کے لیے کام کرتا ہو، یہ اس طرح کی چیزیں پکچرائز کر کے، ویژول کلپس لے کے کسی گروہ کو دیتا ہو اور وہ کسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہوں اور وہاں سے کچھ کمائی کرتے ہیں، اور یہ وہاں سے چیزیں جو ہیں آگے لیک آؤٹ ہوئی اور ایک علاقے میں پھیلی، چونکہ بچوں کے جاننے والوں میں پھیلی اور وہ تیزی سے پھر اسپریڈ ہوتی گئی. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کئی بچے ہوں، نشانہ بنے ہوں، لیکن سامنے نہ آئے ہوں. مختلف علاقوں میں جہاں کا یہ رہائشی ہے وہاں سے بھی اسی لیے نکالا گیا ہو کہ اس کی ایسی کوئی چیز منظر عام پر آئی ہو اور لوگوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا ہو. یہ تو آپ جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن پوری ہوتی جائے گی، اس کیس کی ایک ایک پنا نیا اس کتاب کا کھلتا جائے گا اور چیزیں سامنے آتی جائیں گی. ایسے واقعات جب بھی رپورٹ ہوتے ہیں یا سامنے آتے ہیں، یا اکثر خواتین کی ویڈیوز بنا کر جب انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، تو میں ہمیشہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو ایک بات ضرور بتاتی ہوں کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی قسم کے کیمرے سے آپ کی کوئی بھی پرسنل چیز زندگی میں کہیں بھی کلک ہو گئی ہو، خواہ وہ سیف سٹی کیمرہ ہو، خواہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہو، خواہ وہ آپ کا اپنا موبائل، اپنا پرسنل موبائل فون ہو، آپ کے کسی دوست کا، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا فون ہو، یا کسی بھی مد میں کوئی بھی کیمرہ ہو، ونس اس نے اگر آپ کی کوئی پرسنل چیز، نازیبا چیز کلک کر لی ہے تو یہ بات 101% درست ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ضرور بنے گی، وہ وائرل ضرور ہوگی. آپ یہ کبھی ذہن میں خیال مت رکھیے کہ یہ چیز کلک کی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اب اس کا وائرل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. کلک ہونے کے بعد وہ گوگل سنک ہو گئی، وہ ریکورڈ ڈیٹا میں واپس آ گئی، کیونکہ موبائل آگے بیچ دیے جاتے ہیں، ریکور ہو جاتا ہے ڈیٹا، میموری کارڈز ہوتے ہیں ان سے ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. کسی بھی مد میں وہ چیز کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو 10 سال بعد بھی وائرل ہونے کا خطرہ ضرور منڈلاتا رہتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ مائنر بچوں کا جہاں تک بات ہے
وہ تو اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں پیرنٹس خود بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چھو رہا ہے تو وہ آپ کو کس نیت سے چھو رہا ہے، لیکن اگر کوئی بالغ ہے تو اجتناب کیجیے، اپنے ذاتی موبائل سے بھی اپنی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی تصویر یا ویڈیو کلک مت کیجیے۔ اس اسپیسیفک کیس کی طرف آتے ہیں، ملزم کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو اس سے سنواتے ہیں کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اے ایس پی موجود ہے طارق محمود شیخ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک پولیس فائنڈنگز کیا ہیں، یہ گروہ ہے یا اکیلا انسان ہے، یہ سامنے کیسی آئی ساری خبر اور پھر کس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، اے ایس پی ہیں آپ اس ایریا کے سرکل کے، یقیناً آپ نے فوری طور پر ٹیمز بنائی ہوں گی جب یہ خبر سامنے آئی ہوگی۔ آپ تک کوئی اپلیکیشن آئی تھی، آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھا تھا، یہ خبر آپ تک آئی کیسے، پھر ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا گیا؟ جی سب سے پہلے جو ہے ہمیں جس طرح خبر ملی تھی پرسوں صبح سے ہمیں یہ رپورٹس مل رہی تھی کہ کچھ نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں فیصل شہزاد صاحب، اس نے اس کا نوٹس لیا اور میری یہ ذمہ داری لگائی کہ میں جلد سے جلد مجرموں کو پکڑ سکوں۔ تو کیونکہ جو ہم تک اطلاعات پہنچی تھی اس کے مطابق جو علاقہ بن رہا تھا وہ کسوال کا بن رہا تھا، تو میں نے ایس ایچ او کسوال کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جلد سے جلد سب سے پہلے تو وہ ایف آئی آر دے، حسب ضابطہ ایف آئی آر ہم نے دی اس کے اوپر، اور پھر ہم نے ہیومن انٹیلیجنس اس میں استعمال کی، ہم نے ٹیکنیکل اسسٹنس استعمال کی، ہم نے جو مجرم تھے اس کے نمبر کا پتہ لگایا، اس کی سی ڈی آرز نکالی، اس کی لوکیشن ٹریک کی، اور within few hours, within less than 24 hours we were able to track the person down. That's very good. آپ لوگوں نے وہ بندہ گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا تو ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے ابھی انڈر پروسیس بھی ہوتی ہیں، لیکن آغاز میں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ گروپ ہے یا انڈیویجول ایکٹیویٹی ہے، یہ معاملہ کیا تھا؟ جی اب تک کی جو ہماری انٹروگیشن ہے اس کے حساب سے یہ بندہ انڈیویجول ہے، اس کی ایک پینٹنگ کی شاپ ہے جو اس نے شاہکوٹ کے علاقے میں کھولی ہوئی ہے 90 موڑ کے اوپر، وہاں پہ یہ بچے اس کے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور ان کو یہ پھر ورگلا کے اپنے گھر کے اوپر لے جاتا ہے جہاں پہ یہ ان سے نازیبا بدفعلی کرتا ہے اور پھر اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈالتا ہے۔ اس نے کیا باقاعدہ ویڈیوز بنانے کے لیے کوئی گھر کو اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اس طرح کے؟ کیونکہ اس طرح کا پہلے گروپ قصور میں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ یہ لوگ بہت سارے اس طرح کے شر پسند عناصر جو ہیں یا جو اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں وہ لوگ اس کو کیش کرتے ہیں بزنس کے طور پہ بھی، تو کیا اس نے کوئی اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، ان سے ان کو بلیک میل کر کے مختلف ویب سائٹس پہ ویڈیوز بیچتا تھا، یہ ان ویڈیوز کا کرتا کیا تھا؟ نہیں ابھی تک ہمیں اس کا ابھی ہم انٹروگیشن کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ایک انڈیویجول ہے اور یہ صرف اپنے ذاتی استعمال کے لیے یہ ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا۔ ویڈیو بناتا کون تھا؟ اگر یہ خود اس وقت ان بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تھا تو ویڈیو بنانے میں کوئی کیمرہ مین تھا یا ان بچوں میں سے کسی کو استعمال کیا جاتا؟ یہ ان بچوں میں سے جو ہے وہ ایک بچے نے ویڈیو بنائی۔ کتنے بچے اب تک یہ ٹارگٹ کر چکا ہے؟ اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق جو انٹروگیشن ہے اس کے مطابق اب تک 4 بچوں کے ساتھ یہ اس طرح کی بدفعلی کر چکا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے جیسے سے گرفتار بہت جلد کر لیا ہے، تمام چیزیں بہت جلد جو ہیں وہ سامنے بھی آ جائیں گے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی گروہ ہے یا یہ کسی ویب سائٹ کے لیے کام کرتا ہے یا اگر یہ کسی اس کو معاشی ذریعہ اس نے بنا رکھا ہے ان بچوں کو بلیک میل کر کے ان کی زندگیاں گل کرنے کے لیے، تو آپ اس کو بہت جلد ٹریک کر لیں گے، اور اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو وہ سامنے بھی آ جائے گی۔ جی بالکل تفتیش چل رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اطلاعات آپ کو فراہم کی۔ ٹھیک، بہت شکریہ شیخ صاحب، ڈیٹیلز آپ نے ہم سے شیئر کی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ملزم کی طرف بھی لے کے بڑھیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے ناظرین کے سامنے لانا ابھی باقی ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس کیس میں مدعی موجود ہے۔ اس کیس میں افیکٹڈ 4 بچے ہیں، 2 سگے بھائی ہیں اور 2 مختلف ہیں۔ ان کے والدین سامنے آنے سے قاصر ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پر، انڈر انویسٹیگیشن ہیں چیزیں۔ جو 2 سگے بھائی ہیں جو والد خود مدعی بنے، جنہوں نے ایف آئی آر لانچ کروائی اور اس کے بعد آگے انویسٹیگیشن میں معاملہ کھلا، وہ والد موجود ہیں میرے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم جی۔ سلیم صاحب، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ کے اوپر جو اس وقت لمحہ بلمحہ آپ کی کیفیت ہے، جو گزر رہا ہے آپ پہ وقت، مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ ہاں جی۔ سب سے پہلے تو ہیٹس آف
टू यू कि आपने हिम्मत की, अपने बच्चों के लिए जंग लड़ने के लिए आप सामने आए। आपके बच्चे इस शख्स के पास काम सीखने की गर्ज से जाते थे, पेंटिंग सीखने की गर्ज से जाते थे, पेंटिंग सीखने की गर्ज से जाते थे, ये उस्ताद था उनका। इस शख्स को आप कितने अरसे से जानते थे? जानते जी ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। अच्छा, 15-16 साल से जानते? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿन करिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ। 15-16 साल से जो आपका हमसाया था उसने बहुत सारे हुकूक की पामाली की, हमसायों का हुकूक नहीं रखा, उसकी पामाली की। कहते हैं हुकूकुल इबाद पहले हैं, हुकूकुल्लाह की माफ़ी तो आप अल्लाह से मांग लेंगे, हुकूकुल इबाद की माफ़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। हुकूकुल इबाद की जंग तो बाद की बात है, ये लफ्ज़ तो बाद की बात है, इसके तकाज़े तो बाद की बात है। यहाँ पर तो बात हो रही है एक जुर्म की, एक गुनाह की, जो वो बच्चों के साथ करता रहा, वो मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। और अभी ऑफ कैमरा जब मेरी बच्चों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि हमें मेडिसिन भी दी जाती थी, हमें कैप्सूल्स खिलाए जाते थे। वो किस चीज़ के थे यकीनन वो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी उन चीज़ों की, वो बरामद किए जाएंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर उनका फोरेंसिक करवाया जाएगा कि वो किस चीज़ की मेडिसिन उनको दी जाती थी। वो शख्स, वो इंसानी भेड़िया, वो इन मासूम बच्चों का शिकार कैसे करता था, इन्हें कैसे लेके जाता था, और फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या था, हम आपको उसी के मुंह से सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, वो दरिंदा सिर्फ शख्स मौजूद है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। साथ साथ SHO साहब भी मौजूद है जिन्होंने मौके से इसको जाके गिरफ्तार किया। पहले मुलजिम की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? खालिद महमूद जी। खालिद महमूद। खालिद महमूद करते क्या हो? मैं पेंटिंग का काम जी। शादीशुदा जी। कितने बच्चे हैं? 4 जी। उनकी उम्र क्या है? पहली बेटी बड़ी है जी 7 साल की, उसके बाद एक छोटी है जो वो 6 साल की, और एक बेटा है 5 साल का, उसके बाद एक बेटी है 3 साल। तुम्हारा बेटा 5 साल का है ना जी। तुम्हारे बेटे के साथ ये सब हुआ होता और तुम जैसा दरिंदा सिर्फ शख्स कुछ ऐसा करता तो बात ये थे, बात तुम पर क्या बीतती? जी बहुत दुख होता और बहुत अफसोस होता, लेकिन तुम्हें किसी के बच्चे के साथ ये करते हुए नहीं हुआ। बहुत तुम खुद एक वालिद हो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हें एहसास ना हुआ कि बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो? बहुत एहसास है और बहुत शर्मिंदगी भी है जी। काहे की शर्मिंदगी? तुम तो उसकी विजुअल प्रूफ बनाते रहे। तुम्हारी तरफ तो मैं बाद में आती हूँ, बताते सब वीडियोस मंजर आम पर आई, आप ने टीम तश्कील दी, आप स्पॉट पे गए, ये शख्स वहां से फरार था, इसको पता चल चुका था कि अब मैं पकड़े जाने वाला हूँ, और आपने वो बच्चे कैसे ढूंढे, सारे इलाके में पूछगिछ कैसे की? ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला था, लोग डरते हुए सामने भी नहीं आते होंगे और लोग ऑन भी नहीं करते होंगे हमारे बच्चे के साथ ये सब हुआ है। उसमें जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई तो फिर हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक्टिव किया और वहाँ से ये हमें पता चला कि ये बच्चे नवा मोड़ जो इलाका थाना शाहकोट है वहाँ के रहायशी हैं और उनके साथ ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान है ये इनका उस्ताद था। इसने उस्ताद होने के नाते उस्ताद के रिश्ते को भी पामाल किया है। तो ये बच्चों को वहाँ से बरगला के यहाँ पे कस्सोवाल इकबाल नगर का जो एरिया है वहाँ पे ये लेके आता था, बच्चों को बरगला के उनके साथ नाजेबा बदफेली करना, उसके बाद उन्हीं बच्चों को मोबाइल दे के उनकी वीडियोस बनाना और बाद में उनको मारना पीटना और ब्लैकमेल करना और इस बात की धमकी देनी कि घर में किसी को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। और ये पिछले 1 महीने से तकरीबन ये सारा मामला चल रहा था। तो जैसे ये चीज़ें फिर DPO साहब ने हमारे नोटिस में आने के बाद टास्किंग की तो मैंने इसमें सबसे पहले तो FIR रजिस्टर्ड की। FIR के बाद अगला जो मरला है वो हमने इस पे रेड और जो छापा है पुलिस की कार्रवाई ये अपनी जगह पे था, अपने शॉप पे ये फरार हो गया? ये फरार हो चुका था, इसको अंदाजा हो गया था कि वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और अब मेरे पीछे पुलिस लग गई है। तो फिर हमने IT रिसोर्सेज को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को और जितनी भी हमारे पास टेक्निक्स थी उनको हमने अप्लाई किया और बेसिकली जो हमारी CDRs और लोकेशन वाली मूवमेंट है उस पर हमने ये काम किया। तो ये हमने चंद घंटों में मुलजम को अरेस्ट कर लिया। मुलजम को अरेस्ट अब ये हमारे पास ये बेसिकली तो इकबाल नगर के एरिया से ही अरेस्ट हुआ है। ये अपने किसी रिश्तेदारों के घर। मोबाइल फोन से और वीडियोस भी बरामद हुई। इसका मोबाइल भी रिकवर हो चुका है। अब इसका कंप्यूटर है, उसके अंदर जो चीजें हैं
वो सारी हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर भिजवानी है, ठीक है। PFSA के जरिए हम वो सारी चीजें कलेक्ट करेंगे और वो साइंटिफिकली एक एविडेंस के तौर पे हम उसको सफा मिसल पे ले आएंगे और इंशाल्लाह इसको करार वाकई सजा देंगे। अच्छा, ऐसे में जब केस ओपन होता है तो ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत लोग राब्ता करते हैं कि जी हम हमारे बच्चे को मंजर पे ना लाइएगा, लेकिन हम भी विक्टिम्स में शामिल हैं। क्या ऐसे कोई चीज सामने आई? अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें तो ये 4 बच्चे सामने आए हैं जिनके साथ ये सारा मामला बना है और उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं। तो फर्दर अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। गिरोह से अटैच है? अभी तक जो सारी चीजें हैं ये इंडिविजुअल इसकी कार्रवाई है, इसकी जो ज़हन की जो शैतानियत है कि उसकी वजह से इसने सारा कुछ ये किया है। क्योंकि इंसान अपने ज़हन से कोई शैतानियत बर्पा करता है तो वो वक्ती तौर पर अपने उस लस्ट की तरफ जाता है, लेकिन उसके विजुअल प्रूफ रखना और उसको पिक्चराइज करना, फैंटेसाइज करना चीजों को, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई और इंटेंशन होती है, या तो उसको मुआशी जरिया बनाने की या उनको सिर्फ ब्लैकमेल करने की। और अमूमन लोग सिर्फ ब्लैकमेल करने की हद तक नहीं रखते, वो उसको वेबसाइट और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए बैरून मुल्क फरोख्त भी करते हैं। ऐसा पहले भी एक सामने वाकया आ चुका है जिस पर ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई थी, FIA ने फिर टेक ओवर किया था केस को। क्या इसके केस में भी ये किसी गिरोह का एक प्यादा हो सकता है? ये अभी तक गिरोह वाली तो सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि इसकी इंडिविजुअल थी और ये बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो बना रहा था और ये बाद में सोशल मीडिया पे आप इसको इन्वेस्टिगेट जरूर कीजिएगा कि कहीं किसी गिरोह का प्यादा तो नहीं था। मुझे पूरी उम्मीद आपकी टीम है वो उस पर जरूर काम करेगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ने डिटेल्स शेयर की। तुम्हारा अपना किया धरा था या किसी गिरोह के साथ अटैच हो तुम? ये मेरा अपना किया धरा था। तुमसे तो मैं सारी डिटेल पूछती हूँ। नाज़रीन, किसी गिरोह के लिए काम करता था या इसके अपने दिमाग का रचाया खेल था? एक ब्रेक के बाद आपको सब हकाइक दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मुलजिम हमारे साथ मौजूद है जिसने कई मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। अपनी जुबान से सब बताएगा, खुद बच्चों का बाप है। मैं नहीं समझती कि इंसान के अपने घर में औलाद हो तो वो बगैर किसी बदनीयती के इतना बड़ा कदम उठाए। इसके इस कदम के पीछे पे दर पे जो ये वार करता रहा मासूम बच्चों की जिंदगी पर, इसके पीछे इसकी नीयत क्या खालिस सिर्फ इस सारे मामले को अपनी जात तक महदूद करना थी या ये किसी गिरोह के लिए भी काम करता था? ये अपनी जुबान से सब बताएगा। हाँ भाई? नहीं जी, किसी आप सच बताना मुझे। किसी गिरोह से कोई मेरा ताल्लुक नहीं था जी। मैं बस नीयत खराब हो गई और मैंने ये बदफेली कर दी। किसी एक बच्चे के लिए तुम्हारी नीयत खराब हुई, चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे पे शैतान हाजिर हो गया जी। एक के बाद एक और न जाने कितने ऐसे जो सामने नहीं आए। ये तकरीबन ये 1 माह ही हुआ अभी, यानी कि 4-5 दिन बाद हम इधर आते थे। बस इन बच्चों के वालिदैन तुम पर इतना यकीन करते थे कि उन्होंने तुम्हें इनका उस्ताद बना दिया जी, और तुम इनको तालीम देते, इन्हें हुनर सिखाते। तो हमें पेंटिंग सीखने आते थे, खताती सीखने आते थे जी। तुम इन्हें हुनर देने की बजाय तुमने वो रुतबा पामाल कर दिया। बस ये गलती हो गई। ये गलती नहीं है, गुनाह है। गुनाह भी है ये, और गलती, बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा गुनाह है भी, जिसका मैं। कितने अरसे से बच्चे आ रहे थे? ये तकरीबन 1 माह या इससे 2-4 दिन ज्यादा हुए हैं जी। और तुम्हारे दिमाग में ये शैतानी जो खेल था ये कब से चल रहा था? ये बात इनके आने के बाद ही हुआ है जी, पहले नहीं था जी। ये तुमने पहले ये चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं थी और अचानक आ गई तो इसका मुअज्जब क्या है? खराफात कैसे आई दिमाग में? ये कुछ तस्वीरें वगैरह वो देखी होंगी, इसके बाद ये काम हुआ है जी। कहाँ से देखी तुमने तमाम तस्वीर? ये मोबाइल थे जी। किसी नेट कैफे से डाउनलोड करवा के लाते थे चीजें? नहीं जी। तो मोबाइल फोन पर जितने भी सिम डाटाज हैं या वाईफाई डाटाज हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसे प्रॉक्सी या VPN के बगैर ऐसी किसी वेबसाइट को ओपन नहीं किया जा सकता। और ये शख्स अनपढ़ है, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता। इसको या तो किसी ने VPN करके दिया मोबाइल के अंदर इंस्टॉल, या फिर इसने कोई प्रॉक्सी किसी तरीके से इंस्टॉल करवाई, वो वेबसाइट ओपन की, तब जाकर ये डाउनलोड करने में कामयाब हुआ। तो तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी कौन था? कोई भी नहीं। हाँ? मैं अकेला ही जी। तो तुम्हें पता है VPN क्या होता है? नहीं जी। तो फिर तुमने मोबाइल में वेबसाइट ओपन कैसे कर ली? वो गूगल से ही सर्च किया था जी। गूगल से इस तरह सर्च नहीं होते। हमारे जितने भी इदारे हैं इन्होंने बहुत सख्ती कर रखी है कि इस तरह का कोई भी मवाद नशर नहीं किया जाएगा इंटरनेट पे। ये सरेआम चीजें मुयस्सर नहीं है। वो बात बताओ जो सच है। वीडियो नहीं आती मैडम जी, लेकिन तस्वीरें वगैरह थोड़ी बहुत ही आ जाती हैं जी। अच्छा, और तुम कितने अरसे से खराफात में मुब्तला थे? ये तकरीबन 1-1.25 महीना ही हुआ है। तुमने बच्चों को टारगेट ही क्यों किया?
बस गलत गुनाह हो गया जी मुझसे। मैं पूछ रही हूँ बच्चों को ही क्यों टारगेट किया? बस ये मेरे पास आते थे नहीं, बस इनको देख के मेरा यानी कि दिमाग खराब हुआ और इस तरह हो गया जी। ये बच्चे तुम्हारे पास आते थे, इन सबको एक एक करके मनाया कैसे तुमने? वो इनको कहा जी और ये उन्होंने कहा जी ठीक है जी। उन बच्चों को ये तमाम तस्वीर और वीडियोस तुम दिखाते रहे हो? ये मेरे मोबाइल से देखते थे सब। तुम्हारे मोबाइल की एक्सेस उनके पास कैसे चली गई? ये मेरे पास ही बैठे होते थे जी। इसका मतलब है तुम जान के दिखाते थे जी। कितना अर्सा तुम उन बच्चों को इस तरह से वर्गलाते रहे? तकरीबन उनको हुआ ही 1 माह 2-4 दिन पहले आए हैं जी, ज्यादा अरसा नहीं हुआ उनको आते हुए। कितने दिन पहले हुआ? ज़ाहिर है पहले दिन तो आते नहीं किया होगा ना तुमने सब? नहीं जी नहीं, पहले दिन नहीं हुआ। कितने दिन से वर्गला रहे थे? तकरीबन 5-7 दिन 8 दिन बाद जी। कितने दिन से वर्गला रहे थे? 5-7 दिन। 5-7 दिन से जी। तुम्हें डर नहीं लगा इन चारों बच्चों में से कोई बोल पड़ेगा अपने पेरेंट्स को जाके? पर डर उस वक्त तो इस तरह का कोई ख्याल ही ध्यान में नहीं था जी। तुम इन तमाम बच्चों को इकट्ठे लेके गए? नहीं जी, एक एक करके लेके जाते रहे? 1-2 होते थे मेरे साथ। 2 करके? 2 मेरे साथ होते थे यार। अपने घर पे लेके जाते थे? कभी 1 होता था, कभी 2 जी। अपने घर पे लेके जाते थे जी। तुम्हारे अहले खाना कहाँ होते थे उस वक्त? वो घर में होते थे ना, बैठक यानी कि गलत। तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसी छत के नीचे तुम्हारी अपनी औलाद मौजूद है और वहाँ तुम किसी की औलाद को बर्बाद कर रहे थे? शर्म भी बहुत आ रही है जी और गुनाह भी बहुत हुआ है। तुम्हारे दिमाग में वीडियो बनाने की चीज ये बात किस तरह से आई? ये वीडियो उनमें से एक लड़का था जिसने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और तुमने कहा ठीक है? नहीं, मैंने तो उसको बहुत रोका जी, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, डिलीट कर दूंगा। पहली बार वीडियो जब बनाई जी, ये चलो वीडियो को छोड़ो, पहली बार जो तुमने बच्चों के साथ ये सब किया, वो मासूम बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उनमें से कुछ की तबीयत खराब भी हुई, तुमने उन्हें दवाई कौन सी खिलाई? दवाई वो तो मैं दुकान पे ना जी रखे हुए थे, वो ये जो लड़के थे ना छोटे, उनके मामू की है हिकमत की दुकान, वहाँ से दवाई मैं खुद अपने लिए लेके आता था। वो जब बाहर काम करने जाता था नहीं तो थकावट की वजह से खाता था मैं। जब मैं खाता तो ये कहते थे मुझे भी थोड़ा सा खिला दें। क्या थी दवाई वो जिस्मानी यानी थकावट दूर करने वाली। कितनी देर तुम कमरे में रखते थे बच्चों को अपने साथ? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। चाय पीते थे हम बस। ये चाय पीने का तो बहाना रखा हुआ था ना? तुम्हारी बीवी को भी नहीं हुआ कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो? नहीं, बीवी नवे मोड़ में रहते थे जी। मेरे बच्चे जो हैं इधर, मेरे वालिदैन का घर बैठक इधर है। तो वालिदैन यहाँ पे थे? मेरी वालदा है जी, वालिद साहब तो फौत हुए हुए। उनको नहीं पता चला? उनको नहीं पता चला जी, क्योंकि हम इतनी देर नहीं ना उधर बैठते थे। उसके बाद तुम बच्चों को मारते क्यों थे? मैंने कभी नहीं मारा जी। वो कहते हैं कि हमें मारा जाता था और यकीनन ऐसा होता होगा। अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम उन्हें ब्लैकमेल भी करते होगे। नहीं मैडम जी, मैंने भी कभी ब्लैकमेल किया जी। तो वीडियो कैसे वायरल हो गई फिर? ये भी इन्होंने चोरी की मोबाइल से या कंप्यूटर से। तो कैसे चोरी कर ली? उनके पास कोई डिवाइस थी? नहीं जी, वो बच्चे आईटी एक्सपर्ट हैं और भाई वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल उनमें से कोई आईटी इंजीनियर नहीं है। बच्चे वो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है जी, एक 6ठी क्लास का स्टूडेंट है। 6th क्लास का स्टूडेंट या 8th क्लास का स्टूडेंट किसी डिवाइस में कॉपी करके ले गया तुम्हारे पास है, तो मुझे ये बताना चाह रहे हो इतनी देर से? मेरी दुकान पे ना जी वो लीड वगैरह पड़ी होती है और किसी मोबाइल से भी अटैच करके निकाली जा सकती थी। इस तरह हुआ है जी। क्या लीड से निकल आई? स्विच में लगाया और निकल आई? क्योंकि मैंने खुद अपना वो लीड किसी सिस्टम में लगाई जाती है ना जी? सिस्टम है जी। तुम्हारी दुकान पे सिस्टम भी पड़ा हुआ है जी, क्योंकि तो सिस्टम में कॉपी हुई ना चीजें, सिस्टम भी तुम्हारा है। हाँ जी। तो वहाँ से बच्चे कैसे ले गए? पागल है वो बच्चे जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जिनको ये डर है उनके वालिदैन को ना पता लग जाए, वो खुद ले जाएंगे निकाल के। नहीं, किसी मोबाइल से अटैच करके उन्होंने नेट पे उनके पास मोबाइल थे? मोबाइल किसी दोस्त का लिया होगा जी। इस तरह ऐसा नहीं हुआ मेरे मोबाइल से मैडम जी, नहीं हो सकता इस तरह का, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारा। ये शख्स मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे मोबाइल में वो तमाम वीडियोस बनी, वो वीडियोस वही बच्चे जिनको मैं मार के ब्लैकमेल करके उनके साथ सब कुछ करता रहा, उनकी वीडियोस इसलिए बनाई ताकि वो अपनी जुबान बंद रखे बकौल इसके, जबकि मुझे लगता है इसके पीछे कोई गोरख धंधा है। ये कहता है कि वो बच्चे फिर यूएसबी लीड के जरिए, वो सिस्टम भी इसी की दुकान का, इसका जाती सिस्टम, पासवर्ड भी इसी के पास होगा यकीनन। चलिए मान लीजिए बच्चों के पास पासवर्ड भी है, वो वहाँ पे शागिर्द थे, पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो वो उसी सिस्टम में अगर कॉपी करते हैं तो वो वीडियो जिसके मोबाइल और सिस्टम के दरमियान में रह गई ना, या इसी के सिस्टम में चलेगी या इसी के मोबाइल में। वहां से वो बच्चे जिनके पास खुद कोई फोन नहीं है, जिनके पास कोई लैपटॉप नहीं है, वो कैसे कॉपी करके ले जा सकते हैं? ये बात मैं समझने से कासिर हूँ, लेकिन ये यहाँ खड़ा धड़ल्लेबाज शख्स जो इंसानियत के जुमरे में नहीं आता,
कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे मैं समझूं कि ये एक इंसान है सिवाय शक्ल सूरत के, तो ये चाहता है कि मैं इसकी इस बात पे यकीन कर लूं। अच्छा और सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कंप्यूटर को ये सारा दिन यही इस्तेमाल करते थे जब ये आते हैं, यानी कि उसको पासवर्ड कोई नहीं लगा हुआ है। तुम तो इतने मासूम हो कि तुम्हें तो पता नहीं पकड़ के क्यों ले आए हैं पुलिस वाले यहाँ पे, है ना? नहीं, ये तो पता है मेरी गलती की वजह से लेके आए जी। मैं तुम्हें फिर कहा है कि गलती अनजाने में होती है, यानी कि मेरे गुनाह की वजह से जी। तुम्हारा इतना बड़ा गुनाह है कि तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जाहिल इंसान हो तुम। नाज़रीन, ये शख्स जिस वक्त मेरे सामने खड़ा है इसे गौर से देख लीजिए। ऐसे कल्प्रिट्स, ऐसे जो मुल्जिमान होते हैं उनको हम लोग इसीलिए मंजर आम पर लाते हैं कि शनाख्त कर लीजिए। कहीं आपके इलाके में कहीं प्ली लेने के बाद, मुद्दइयों को डराने धमकाने के बाद या किसी भी एंगल से जिंदगी में छूट जाने के बाद अगर ये आपके इलाके में नजर आए तो मत एतबार कीजिए इन पर, किसी सूरत अपना बच्चा इनके पास मत भेजिए। अव्वल तो मेरी स्टेट से अपील है कि इसको सजाए मौत दे दी जाए। आज वो बच्चे बच गए, लेकिन क्या पता वो तकलीफ बर्दाश्त ना करते और वो जानवर ना हो सकते, तो फिर वो माँ बाप ढूंढते रह जाते हैं और ऐसे लोग फिर उन बच्चों को किसी नाले में फेंक देते हैं, कहीं उनको गड़ा खोद के उनको दबा देते हैं। मुख्तलिफ जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस होते हैं उसमें जो बच्चे मर जाते हैं और उनकी लाशें मिलती हैं बाद में, वो इसी तरह से, ये लोग कत्ल नहीं कर रहे होते, ये लोग पहले ही उस बच्चे को इतना की अज़ियत दे चुके होते हैं कि वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। और फिर ये जब देखते हैं कि बच्चा होश में नहीं है तो ये वक्ती तौर पर अटेम्प्ट करते हैं उसके मुंह पे तकिया रखने की या गर्दन दबाने की, और उसके बाद उसको किसी न किसी गड्ढे में दफना देते हैं, किसी नाले में फेंक दिया जाता है, किसी नहर में फेंक दिया जाता है। ये होते हैं वो दरिंदे। एक ज़ैनब का भी दरिंदा था जो अपने अंजाम को पहुंचा, अभी ये दरिंदे बाकी हैं जो अंजाम को भी पहुंच नहीं है। तब भी मीडिया ने अपना किरदार अदा किया और हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आपसे भी एक अपील है, खुदारा वालिदैन हैं, अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच की तमीज सिखाइए। उन्हें बताइए कि ऐसे दरिंदे अगर आपको वर्गलाएं तो आपने उससे कैसे निपटना है। उसको किस बच्चे को बताइए कि किसी भी लालच में नहीं आना। ये चीज कितनी गलत है, आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो नेचुरल है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ चंद ऐसी चीजें भी मंजर आम पर आ जाती हैं जो बच्चा, क्योंकि बच्चे की जो एज होती है वो बहुत ज्यादा सवाल जवाब वाली होती है, तो उसमें बच्चा बहुत ज्यादा सवाल जवाब करता है, इंटरोगेट करता है चीज को, तो उसका फायदा उठा जाते हैं ऐसे दरिंदा सख्त लोग। तो खुदारा मेरी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, और अगर आपका बच्चा घर आए और वो सहमा हुआ हो या उसे कोई प्रॉब्लम हो, उसे डराइए मत, उससे दोस्ती का रिश्ता कायम कीजिए ताकि आप जान सके कि वो दोबारा किसी चुंगल में ना फंसे और आप तक तमाम चीज का इल्म हो कि मेरा बच्चा इस वक्त किस हालत में है। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।